सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेज जो है वो स्टार्ट की हुई हैं। राइट गाइस, अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं सो आपको पता होगा कि हमने सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और आज उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है, देखिए गाइस, चैप्टर बड़ा था, आई मीन कि बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड थी। ठीक है, सो मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, सो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अपने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करिएगा। ठीक है, ताकि अगर उस चीज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर उस चीज़ से रिलेटेड भी अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछा जाए, सो आप उसे क्या कर सकें, उसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज जो है हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल। ठीक है, सो आपने बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये इन चारों में से किसने दी है। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स, डॉक्टर डी डी बासु, प्रोफेसर केसी वेरे या एच.एम. सीराबाई। बताइए कौन है इन चारों में से जिन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो दी है। देखिए गाइज, ये मैंने आपको, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा है या और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी, तो मैंने कहा था कि आप ये मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो आज क्वेश्चन बना है और ये बहुत ईजी है। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप इसका आंसर जो है वो ईजिली दे देंगे। चलिए देखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रोफेसर केसी वेरे। ठीक है, याद रखिएगा इन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो एक क्वासी फेडरल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन करेक्टर बिकॉज, कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो फेडरल है। क्यों? क्योंकि अब हमने बताना है द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। कह रहा है जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर laid down in the constitution and in some cases the amendments requires ratification by legislature of the states। देखिए, पहला तो कह रहा है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, वो क्या है, इलेक्टेड है। दूसरा, जो गवर्नर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट और वो अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है यूनियन एंड द स्टेट्स, और जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कैन मेड ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर दिया गया उसी के द्वारा की जाती हैं। और कुछ केसेस में जो अमेंडमेंट्स है उसमें ज़रूरत होती है रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक फेडरल कैरेक्टर बता रही है। देखिए, मैंने आपको फेडरल, जब मैंने समझाया था आपको फेडरल स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको सेम स्टेटमेंट बताई थी। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था एक सेंटर है, स्टेट है, उन दोनों के बीच में क्या है, पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो कौन सा जो है इसकी सही स्टेटमेंट होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपने बताना है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, द हेड ऑफ द स्टेट कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, the executive is responsible to the legislature, या all the ministers are the members of the lower house। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हैं उनमें से 3 चीज़ें जो है मैंने आपको बताई हैं कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट या फीचर है एक तरह से। ठीक है, सो एक जो ऑप्शन इसमें गलत है वो आप इजीली एलिमिनेट कर देंगे, और वो कौन सा है, डेट इज ऑल द मिनिस्टर आर द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो इसका सही आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपने बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो एक सैलिएंट फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। मैंने आपको सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो पढ़ाए हैं। ठीक है, सब आप बता दीजिए कि कौन सा जो है वो सैलिएंट फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का।
पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा रिटन है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। क्या क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, क्या जुडिशरी जो है वो कमिटेड है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बताइए। देखिएगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मैंने आपको अभी पीछे भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है यहाँ पे, ठीक है, जिसी को हम फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहा गया है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है। क्या कमिटेड जुडिशरी है क्या? नहीं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हमारे यहाँ पे मैंने आपको पहले भी क्या बताया था कि जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो थर्ड्स जो है वो फीचर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो क्या है। ऑप्शन 1 पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, या रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, नन ऑफ द अबव बताइए। अगर आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको फीचर्स में पढ़ाया है और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, क्या वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, या कोई भी नहीं है इनमें से, या पार्शियली रिजिड है, या मतलब कि ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है, बताइए। देखिए गाइस, बहुत इजी आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ब्लेंड है, किसका, रिजिड का और फ्लेक्सिबिलिटी का, मतलब दोनों का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। और ये मैंने आपको किस चीज़ में बताई थी कि जो अगर रिजिड वाली बात आती है तो क्या आती है वहाँ पे, स्पेशल पावर, जो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है किसी चीज़ में अमेंडमेंट करने की, किसी चीज़ में चेंजेस लाने के लिए, जहाँ स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है तो वो हमारे यहाँ पे है, ठीक है। और किन्हीं मामले में हम जो है सिंपल मेजोरिटी से ही चीज़ों को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बिल्स को पास कर देते हैं, तो वो किस में आती है, फ्लेक्सिबल में। सो हमारे यहाँ पे दोनों हैं, स्पेशल भी है, सिंपल भी है, ठीक है। सो क्या हुआ, ये ब्लेंड हुआ दोनों का, किसका, रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है इसका क्या हुआ, वो करेक्ट आंसर हुआ, राइट। देखिएगा, यही मैं आपको चीज़ें पहले भी समझा रहा था। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, सो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आप उसको ईजिली जो है सोल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको उस चीज़ से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको नॉलेज ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या कंसेप्ट है, क्या चीज़ें हैं, सो आप कैसे क्लियर कर पाएंगे। फिर वो होता है ना, वो तुक्का मारने की टेक्निक होती है, वो भी वहाँ यूज़ नहीं कर पाती। एटलीस्ट आपको कम से कम एक स्टेटमेंट पता होना ज़रूरी है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड भी कब यूज़ कर पाएंगे, एलिमिनेशन मेथड भी कब यूज़ कर पाएंगे कि मान लीजिए आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, ठीक है, 3 में से आपको 2 स्टेटमेंट का था पता नहीं है, पर आपको एक स्टेटमेंट पता है कि हाँ ये इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता। सो आप उसके बेस पे जो है, अगर ऑप्शन उस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ठीक है, कि आप एलिमिनेशन मेथड इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, तो अब आराम से आपको पता है एक स्टेटमेंट तो गलत है, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, सो 2 स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सही होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आप अगर ये एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एक स्टेटमेंट का तो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो इसका सिंपल सा मतलब है, कहाँ कनेक्ट हो रहा है कि कंसेप्ट बिल्ड होना ज़रूरी है, क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, सेक्युलरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो सेक्युलर स्टेट के बारे में मैंने आपको फीचर का उसका बताया था, तो आपने बताना भी हमसे कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द टर्म सेक्युलरिज्म बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट मीन्स दैट द स्टेट हैज़ नो रिकॉग्नाइज रिलीजन ऑफ द स्टेट, बोल रहा है कि जो स्टेट है, ठीक है, उसने स्टेट के लिए, ठीक है, क्या है, कोई भी रिलीजन रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। और इट मीन्स दैट स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स इक्वली, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो सारे के सारे रिलीजन को क्या है, इक्वली ट्रीट करेंगे। सो आप बताइए क्या सेक्युलर का यही मतलब है, तो बताइए ऑप्शन 1 2 बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 और 2, बताइए। देखिए गाइज, अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है, अगर आपको सेक्युलर का मतलब पता है, तो आप बता देंगे कि इसका जो है वो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, डेट इज बोथ 1 एंड 2, ठीक है, दोनों की दोनों तो स्टेटमेंट सही है। देखिए, सेक्युलरिज्म का यही मतलब होता है कि कोई जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसकी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो किसी ऑफिशियल रिलीजन को नहीं मानती, उसके लिए जितने भी रिलीजन हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, सबके सब रिलीजन क्या है, वो इक्वल हैं। और ये हमारे इंडिया का एक जो है क्या है, एक बहुत आप कह सकते हैं खूबसूरत फीचर है, ठीक है। खूबसूरत वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया है बिकॉज कोई भेदभाव नहीं है, सारे के सारे रिलीजन जो हैं वो इक्वल हैं, सारे के सारे रिलीजन हैं, माइनॉरिटीज़ हैं जितने भी, सब जो है यहाँ पे अच्छी तरह से रह सकती हैं, ठीक है। सो क्या है, हमारे इंडिया का एक बहुत अच्छा फीचर है,
जिसको क्या है हमने सेक्युलर, ठीक है। सबके सब रिलीजन जो है इक्वल है। देखिए इससे सिंपल से क्या मतलब समझ आता है, आप ये समझते हैं कि सब में क्या है, इक्वालिटी। एक मतलब इक्वालिटी का भाव है कि सब के सब रिलीजन आपके लिए, आपके नज़रों के सामने इक्वल है, ठीक है। सो बोथ 1 और 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब आपने बताना है जो जुडिशियल रिव्यू का हमने जो आइडिया लिया था वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। क्या वो फ्रांस है, यूएसए है, यूके है, रशिया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ठीक है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये चाहिए क्रिटिसिज्म में भी ये चीज़ यूज़ की गई है, ठीक है। बट चलिए फिर भी देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, और बाकी के जो प्रोविजंस है वो हमने अदर कंट्री से जो है वो लिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारा एक कह सकते हो आप एक प्रोविज़न है जो है जुडिशियल रिव्यू का, ये आपने बताना है कि हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है। तो बताइए फ्रांस है, यूएसए है, यूके है, रशिया है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है, अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको पता होगा इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज यूएसए, ठीक है। सो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Which of the following provisions of the Constitution reveal the secular character of the Indian state? ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये भी चीज़ें बताई थी कि कुछ करेक्टर्स हैं, कि कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो सेक्युलर करेक्टर बताते हैं इंडियन स्टेट का, ठीक है। इंडिया का जो है वो सेक्युलर करेक्टर बताते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सेक्युलर हैं, ठीक है। सो अब बताइए कौन कौन से प्रोविजंस हैं। यहाँ पे 3 प्रोविजंस दिए हैं, आपने बताना है कौन सा जो है करेक्ट है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगर आपने पढ़ा है तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे दिखी हुई है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट एंड द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो सही है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेक्चर देखा होगा तो आंसर जो है इसलिए बता देंगे आप। देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1, 2 एंड 3। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तीनों के तीनों प्रोविजन जो हैं वो इंडिया के सेक्युलर होने का, सेक्युलर करेक्टर बताते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ठीक है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रही है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दैट इज 14 से 18 तक, ठीक है। देखिए मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स अभी मैंने आपको आगे अच्छे ढंग से जो है वो बताने हैं, लेकिन मैंने आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तो मैंने उनके आर्टिकल्स जो थे आपको उस वक्त पढ़ाए थे कि कौन सा जो हमारा फंडामेंटल राइट है किस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। सो अगर आपने वो चीज़ अच्छे से देखी है तो अभी आप इसका आंसर बता देंगे। डेट राइट टू इक्वालिटी वो आता है 14 से 18 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 20 से 28, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28, या राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल फ्रीडम 29 से 30। सो आप बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, नहीं सॉरी कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, बताइए। देखिए गाइस, अगर आप जान से अगर आपने पढ़ी हैं चीज़ें तो आपको पता होगा कि ऑप्शन जो सेकंड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये गलत है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का क्या आर्टिकल है, आर्टिकल, ठीक है, किसके अंदर आता है, आर्टिकल 23 से जो 24 है इसके अंदर आता है, ठीक है। तो 22 से 22 ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट क्या हुई, इसकी गलत हुई और यही इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो सही है। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड द 61st अमेंडमेंट ब्राउट द एज फॉर वोटिंग टू 18 ईयर्स, ठीक है। देखिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो कह रहा है कि इज ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहली इसका स्टेटमेंट ये है। दूसरा बोल रहा है जो 61st अमेंडमेंट हुई थी, 61st अमेंडमेंट हुई थी उसने क्या किया कि जो वोटिंग एज थी जो पहले 21 ईयर्स थी उसको जो है कम करके कितना कर दिया, 18 ईयर्स। सो आप बताइए क्या जो दोनों स्टेटमेंट है ये वो सही है, या कौन सी स्टेटमेंट जो सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 और 2, बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। ये 61st अमेंडमेंट ही था जिसके द्वारा क्या किया गया था, जो 21 ईयर्स थी वोटिंग की, ठीक है, उसे कम करके कितना कर दिया गया था, 18 ईयर्स, ठीक है। सो आज के लिए गाइस यही जो है मैंने 10 क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किए हैं,
ठीक है। अगर कोई आपको लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने हर चीज़ जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन की है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया और उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस, तो आप उसे सोल्व कर पाएँ, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो ये लेक्चर है ये पसंद आया होगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ये अप्रोच जो है वो सही है। आप टॉपिक पढ़िए, अच्छे से उसे पढ़िए, फिर उसके बाद यहाँ पर आके उसके क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करिए, फिर देखिए कि क्या आप एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या चीज़ें पसंद या समझ नहीं आई, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।